हेलो फ्रेंड्स, चलिए करते स्टार्ट आज की अपनी इस क्लास को। आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एक नया नवेला सुंदर सा टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट, जिसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जो कि हालांकि शायद आपका भी रहा हो कि मेरा भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक सबसे अच्छा और फेवरेट टॉपिक रहा है 11-12 के लेवल पे। ओके, कोई नहीं, जिनके पास 11-12 में इको नहीं थी, क्या पता ये टॉपिक उनका अब बन जाए फेवरेट। नेशनल इनकम की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को नेशनल इनकम का मीनिंग पता है, लेकिन बहुतों को मीनिंग नहीं पता। ठीक है, तो नेशनल इनकम का बच्चों मतलब होता है एक देश की इनकम, कि एक देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया, एक देश ने टोटल कितनी इनकम कमाई, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। जो मैंने मीनिंग बोला ये बेसिक मीनिंग है, अभी इस मीनिंग में बहुत सारी बातें ऐड ऑन होनी है, लेकिन वो तब चलेगा पता जब चैप्टर को हौले हौले आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हौले हौले आगे चैप्टर को पढ़ेंगे, साथ साथ बढ़ेंगे, तब आपको इसके बारे में चलेगा पता। तो नेशनल इनकम को पढ़ने का तरीका क्या होता है, नेशनल इनकम को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है फलाना ढिंग का ऐसे नहीं पढ़ सकते। नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए पहले छोटी छोटी इत्तू इत्तू सी बातें, बेसिक्स बातें क्लियर करनी पड़ती है, तब जाके नेशनल इनकम समझ में आएगा। नेशनल इनकम कोई आसान टॉपिक नहीं है, कोई छोटा टॉपिक नहीं है। नेशनल इनकम अपने आप में बहुत ही वास्ट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए पहले आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कितने टाइप की होती है, फिर आपको पढ़ाऊंगा नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। बहुत सारी बातें छोटी नन्नी मुन्नी बातें हैं जिनको पहले पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, तभी नेशनल इनकम पर पहुंच पाओगे। और जब ये सारी बातें बेसिक हो जाएगी, फिर नेशनल इनकम के मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स है, उसके क्या प्रिकॉशन है, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कैसे करते हैं कैलकुलेट, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, फलाना ढिंका, यहां वहां वाली सारी बातें करेंगे। लेकिन जिस दिन इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, कसम से कह रहा हूं भाई साहब, कसम से, ये चैप्टर आपको ऐसा आ जाएगा कि पेपर में कोनो क्वेश्चन इस चैप्टर का आ गया ना, आप आग लगा दोगे। किसी ने आपसे इस चैप्टर के बारे में कुछ भी पूछ लिया ना, आप आग उगलोगे, आग। समझ में आ गया? तो चैप्टर बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, लेकिन तब जब आप रेगुलर क्लास को अटेंड करो और आप जो है डेली बेस पे इस चीज को रिवाइज करो। ठीक है, तो करते हैं अपना स्टार्ट आज के चैप्टर को, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और यहां पे हम छोटी छोटी बेसिक बात से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम का ही टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आइए पहले इसको समझते हैं। अब बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एक इकोनॉमी में, एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में कितने तरह के लोग रहते हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स है। मेनली एक इकोनॉमी में बच्चों 4 सेक्टर्स होते हैं। अरे मैं उन सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, अरे भैया मेरे को पता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर है ना, हब बेटा उन सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउसहोल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अब इन चारों को पहले जानो होता क्या है। मैक्रो ही को पढ़ रहे हो तो भाई साहब इन सेक्टर के बारे में तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो पाप पड़ेगा। मैक्रो पढ़ रहे हो, अगर ये नहीं पता ना तो मतलब आपको मैक्रो नहीं आती। तो भाई साहब पहले इन 4 सेक्टर के बारे में जान लो। तो सबसे पहला बच्चा होता है हाउस होल्ड सेक्टर। ये हाउस होल्ड का मतलब क्या है, अरे हाउस होल्ड का मतलब आप लोग जानते हो। एक बात बताओ, माइक्रो इको पढ़ी है ना, अरे मैक्रो तभी तो पढ़ रहे हो कि माइक्रो पढ़ी होगी। माइक्रो इको पढ़ी है ना बच्चों। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने कंज्यूमर वर्ड सुना होगा कि एक ना कंज्यूमर होता है जो गुड्स एंड सर्विस को ठूसता है, मतलब गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। बेटा माइक्रो में जब एक इंसान गुड्स एंड सर्विस को यूज करता है उस इंसान को बोलते हैं कंज्यूमर। लेकिन याद करो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंसान की बात नहीं होती, मैक्रो इकोनॉमिक्स में देश के सभी इंसान की बात होती है। तो जब एक इंसान कंज्यूम करे तो कंज्यूमर, जब एक इंसान कंज्यूम करे तो कंज्यूमर, बहुत सारे इंसान कंज्यूम करे तो कंज्यूमर्स, इंग्लिश तो आती है ना, एस लगा दो। एक करे तो कंज्यूमर, बहुत सारे करे तो कंज्यूमर्स। लेकिन जब पूरा देश कंज्यूम करे, ओए होए, जब देश के सभी लोग कंज्यूम करे, वाह जी वाह, तो कंज्यूमर्स नहीं बोलूंगा, उसको बच्चों बोलते हैं हाउस होल्ड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब होता है देश के सभी कंज्यूमर्स।
हाउस होल्ड सेक्टर में कौन लोग आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर में वो लोग आते हैं, देश के वो लोग आते हैं जिनका काम क्या है? कंजम्पशन करना। तो देश में मैंने बोला अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो इनमें से हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब है वो लोग जो देश में क्या काम करते हैं, जिनका काम होता है देश में कंजम्पशन करना। ये कुछ प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये कुछ बनाएंगे नहीं, बस बैठेंगे आराम से ठूसेंगे और खाएंगे। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ पैसा नहीं कमा रहे, अभी आप लेक्चर देख रहे हो मेरा, इट मींस आप मेरी सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, तो यू आर कंज्यूमर। अभी आप कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आप कुछ इनकम नहीं कमा रहे, अभी आप केवल कंज्यूमर हो। ठीक है, इनकम कमाने वाला काम किसी और का है, आपके फादर या मदर इनकम कमा रहे हैं, अभी आप केवल कंज्यूम कर रहे हो, तो आप लोग हाउस होल्ड सेक्टर में आओगे। ओके, लेकिन देश के लोग केवल क्या कंज्यूम करते हैं? नहीं जी नहीं, कंजम्पशन के अलावा देश के लोग भैया प्रोडक्शन भी तो करते हैं। कुछ लोग देश में ऐसे होते हैं जिनका काम क्या है? जिनका काम है गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना, तो उनको बोलते हैं बच्चों प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फिर फर्म। तो एक तो होता है कंज्यूमर हाउस होल्ड, और दूसरे होते हैं देश में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने वाले, दैट इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फर्म। तो ये बच्चों हाउस होल्ड है जे वाला, और ये इंडस्ट्री आ गई, इट मींस ये आपका सेकंड सेक्टर, ये फर्म सेक्टर। तो देश में दो लोग हो गए। अच्छा, दो लोग के अलावा देश में तीसरी चीज और होती है, दैट इज आवर गवर्नमेंट, दैट इज आवर सरकार, भारत माता की जय। तो तीसरी चीज और होती है बच्चों, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार। सरकार भी बीच में देश में आती है। तो देश में कंजम्पशन करने के अलावा, प्रोडक्शन करने के अलावा गवर्नमेंट का भी बच्चों बहुत बड़ा रोल होता है। अगर देश में अगर केवल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को छोड़ दिया जाए तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जैसे कि मान लो मैं एक होटल में खाना खाने गया, तो मैं कौन हूं? मैं कंज्यूमर हूं ना, मैं होटल में खाना खाने गया। ओके, तो कंज्यूमर आ गया। ओके, होटल वाले ने मुझे खाना दिया, होटल वाला कौन है? प्रोड्यूसर, उन्होंने खाना बनाया। ओए होए, मैंने खाना खाया, वाह वाह, लाजवाब खाना, मजा आ गया। होटल वाले ने खाना बनाया, वो प्रोड्यूसर है। लेकिन क्या होगा अगर मैं होटल वाले को बिना पैसे दिए भक्के आ जाऊं कि ओए चल बे चल, मेरे पास पैसा नहीं है, क्या जो करना है कर ले? क्या होटल वाला कुछ कर पाएगा मेरा? नहीं कर पाएगा। मैं मान लो भाई मेरे पास मेरे साथ 4-5 लोग थे, खाना खाने गए थे, हम नहीं दे के आए पैसे, कुछ कर पाएगा? नहीं। अब ऐसे केस में देश में पुलिस होनी चाहिए जो इस चीज से निपटारा करवाए, देश में कोर्ट होने चाहिए, देश में कानून होना चाहिए, और ये पुलिस, ये कोर्ट, ये कानून कौन लेकर आएगा? जी भैया गवर्नमेंट लेके आएंगी। तो अगर देश में सरकार नहीं होगी तो देश में पुलिस नहीं होगी, देश में कानून नहीं होंगे, तो ऐसे तो कोई भी होटल जाएगा, खाना खा के आ जाएगा, पेमेंट ही नहीं करेगा, होटल वाला कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो देश में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के अलावा भाई साहब सरकार का होना भी जरूरी है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को देखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए देश में गवर्नमेंट का होना भी आवश्यक है। गवर्नमेंट होगी तो देश में पुलिस होगी, देश में कोर्ट होगा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को न्याय मिलेगा। ओके, तो 3 लोग हो गए। एक देश में कंज्यूमर होते हैं ठूसने वाले, एक होते हैं प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने वाले, और एक होती है गवर्नमेंट। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब भैया क्या होता है? भैया यही तो समझ में नहीं आता, ये आखिरी वाला पॉइंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शॉर्ट में बोलते हैं ROW, ओहो, या फिर फॉरेन सेक्टर। अब इसका मतलब बच्चों ये है, इसका मतलब ये है कि एक देश कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता, उसको कुछ ना कुछ हेल्प दूसरे देश से लेनी ही पड़ेगी। हम दूसरे देश से गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेंगे, हमारे बस का सारा कुछ बनाना नहीं है। ऐसे ही दूसरे देश का भी बस की सारा कुछ बनाना नहीं है, वो कुछ हमसे भी सामान खरीदेगा, हम सामान को एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक देश में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, इन 3 के होने के साथ साथ एक देश एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की एक्टिविटीज भी करता है। बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर प्रोडक्शन करती है, इंडियन कंपनीज बाहर जाके प्रोडक्शन करती है, हम बाहर से कुछ खरीदते हैं, हम यहां से कुछ बाहर बेचते हैं। इट मींस हमारी ट्रांजैक्शन फॉरेन सेक्टर के साथ भी होती है, इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक देश में फॉरेन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी होता है। ये चारों सेक्टर मिलके एक देश बनाते हैं। तो एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, केवल ठूसने वाले, एक होता है फर्म सेक्टर, प्रोडक्शन करने वाले, एक होती है गवर्नमेंट सेक्टर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, और बच्चों एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, जो हम दूसरे देश से, मतलब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माने क्या, बाकी देशों से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी तो करेंगे।
तो ये चार सेक्टर्स मिलके एक देश को बनाते हैं और इन चारों सेक्टर्स के बीच इनकम का फ्लो होता है कि इनकम यहां से कभी यहां गई, यहां से कभी यहां गई, यहां से कभी यहां। इन चारों सेक्टर के बीच जो पैसा है ना, पैसा जो अपनी नेशनल इनकम है, जो अपना पैसा है, इन चारों सेक्टर्स के बीच ये पैसा घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है और इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट मींस हमको ये सीखना है कि इन चारों फैक्टर्स के बीच जो पैसा घूम रहा है ना, ये घूम कैसे रहा है। झूमर झूम घूम क्या होता है, घूमर घूमर। तो ये पैसा घूम रहा है ना, ये भाई साहब घूम कैसे रहा है, अपने को ये सीखना है किसके अंदर, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। इतनी बात समझ में आती है भैया, इतनी बात तो समझ में आती है। चलो थोड़ी एडवांस बातें करते हैं, बात को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। तो इन अलग अलग सेक्टर्स में इनकम जब घूमती है, यहां से वहां से यहां, इधर चला मैं उधर चला, इधर मतलब कौन चला, पैसा। कि पैसा कभी फर्म से गया हाउस होल्ड पे, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे, इधर चला मैं उधर चला। तो भाई ऐसे केस को हम सीखने वाले हैं कि पैसा घूमता कैसे है। लेकिन उसके लिए थोड़ी बात और जानो। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको चार सेक्टर्स के बारे में बताया। अच्छा मैं एज्यूम कर रहा हूं, आई एम एज्यूम, भाई इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में एज्यूम तो करना पड़ेगा, बिना एजम्पशन के तो इकोनॉमिक्स है ही नहीं कुछ। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एजम्पशन एजम्पशन एजम्पशन। आपको मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाया था। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं इस समय कि मान लो देश में गवर्नमेंट है ही नहीं, ओए होए, नो गवर्नमेंट, और देश में फॉरेन सेक्टर है ही नहीं, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता नहीं है। भाई चार सेक्टर थे, मैंने गवर्नमेंट गायब कर दी, मैंने फॉरेन सेक्टर गायब कर दिया, अब केवल दो सेक्टर देश के अंदर बचते हैं। कौन कौन से, एक तो ठूसने वाला सेक्टर दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर, और एक प्रोडक्शन करने वाला सेक्टर दैट इज फर्म सेक्टर। तो अगर केवल देश में ये दोनों हो, अगर केवल देश में ये दोनों हो तो तो इस प्रकार के देश को बोलते हैं, इस प्रकार के देश को बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर देश में केवल हाउस होल्ड हो या प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो, इस प्रकार के देश को बच्चों क्या बोलते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी, या इसको प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी भी कहते हैं। प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी क्यों कहते हैं, प्राइवेट इसलिए बोला क्योंकि गवर्नमेंट तो है नहीं, अब गवर्नमेंट नहीं बची तो कौन बचा, प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना, हमने क्या एज्यूम किया, देयर इज नो गवर्नमेंट, तो कौन बचा, प्राइवेट सेक्टर। तो एक तो उसको बोलते हैं प्राइवेट। दूसरा, लास्ट क्लास पढ़ाया था मैंने, इकोनॉमी दो थी, ओपन इकोनॉमी और क्लोज। अब यहां पे हमारा संबंध दूसरे देश के साथ तो है ही नहीं, हमारा ट्रांजैक्शन दूसरे देश के साथ तो है ही नहीं, इट मींस हमारी इकोनॉमी क्लोज है। एक इकोनॉमी का जब संबंध दूसरे देशों के साथ हो, लेन देन, तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। लेकिन जब ट्रांजैक्शन दूसरे देश के साथ ना हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज इकोनॉमी। तो यहां पे हमने क्या अज्यूम किया, फॉरेन सेक्टर भी नहीं है, इट मीन दूसरे देश के साथ कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है, तो इकोनॉमी को क्या बोलूंगा मैं, क्लोज इकोनॉमी। तो टू सेक्टर इकोनॉमी को अपन लोग प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी भी कहते हैं। तो जब देश में केवल हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि यहां पे केवल दो सेक्टर है। अच्छा, अगर देश में हाउस होल्ड सेक्टर भी हो, प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी हो, और सुनो अब तो भाई सब गवर्नमेंट भी आ गई, मान लो गवर्नमेंट आ गई, ओहे गवर्नमेंट पैदा हो गई, गवर्नमेंट आ गई, अब ठूसने वाला भी है, ठुसाने वाला प्रोड्यूसर भी है, और इनके ऊपर निगरानी रखने वाली गवर्नमेंट भी है। तो इसको बच्चों बोलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी या फिर केवल क्लोज इकोनॉमी। क्योंकि अब इसको प्राइवेट नहीं बोलूंगा, अब सिंपल क्लोज इकोनॉमी बोलूंगा, प्राइवेट वर्ड हटा दिया बिकॉज अब यहां पे दोनों आ गए। अब क्लोज क्या बोलूंगा, बिकॉज अभी भी ट्रांजैक्शन दूसरे देश के साथ नहीं है, तो इसको केवल क्लोज इकोनॉमी कहा जाएगा। और जब चारों के चारों आ जाए, हम चारों जब एक साथ आ जाए, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, और ओहो अब तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ गया भाई साहब। जब मिल बैठेंगे चार यार, जब मिल बैठेंगे चार यार, जब चारों मिल जाएंगे तो इसको बच्चों बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे फोर सेक्टर इकोनॉमी या फिर ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के अंदर चारों होते हैं, क्लोज इकोनॉमी के अंदर केवल तीन होते हैं, और प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी के अंदर केवल दो होते हैं। और जब इन सभी सेक्टर्स के बीच इनकम और एक्सपेंडिचर, ये इनका फ्लो होता है कि पैसा कभी यहां से वहां गया, वहां से यहां गया, ठीक है, कि कभी मैं तेरी हूं, मतलब कभी पैसा मैं इसका हूं, कभी उसका, कभी उसका, तो इसको क्या बोलेंगे, इसी को तो बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अपन लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे तीन केस में, कि केवल जब दो सेक्टर हो,
एक तो ठूसने वाला, एक ठूस मतलब हाउस होल्ड सेक्टर हो और प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो, जब केवल दो सेक्टर हो तो इनके बीच पैसे का फ्लो, सर्कुलर फ्लो कैसे होगा। दूसरा, अगर सेक्टर 3 हो, हाउस होल्ड भी हो, प्रोड्यूसर भी हो और गवर्नमेंट, तो इन तीनों के बीच फ्लो कैसे होगा। और चौथा, जब चारों हो, तीसरा, जब चारों हो तो इन चारों के बीच इनकम का फ्लो कैसे होगा। तो आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, इन तीनों में से कुछ भी एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम में आ जाता है कि 2 सेक्टर्स के बीच सर्कुलर फ्लो शो करो, 3 सेक्टर्स के बीच सर्कुलर फ्लो शो करो, या चारों सेक्टर्स के बीच सर्कुलर फ्लो शो करो, तो एग्जाम में ये पूछ लेता है। तो अपन लोग अलग अलग वीडियो में 2 वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी पढ़ेंगे। आज हम केवल 2 सेक्टर वाला इस वीडियो में कवर करेंगे। बताओ, इतनी बात समझ में आई। अगर नोट करना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो होपफुली आपको भाई सब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं कि ये 2 सेक्टर पेपर में आता है, नालायक को पेपर में आता है। तो भैया ये 2 सेक्टर में पैसा कैचे कैचे घूमेगा, आइए सीखते हैं। सीखते हैं, सीखना नहीं है, सीखते हैं बच्चों। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी डायग्राम पूरा बना हुआ है, लेकिन मेरी वही पुरानी आदत, डायग्राम मैं बना के दिखाऊंगा, डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, सिखाऊंगा। समझ में आ गया। चलो, तो भाई साहब डायग्राम अपन लोग बनाएंगे, पहले डायग्राम से सीखेंगे, उसके बाद आपको एक एक करके लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ाऊंगा। हम ऐसी करेंगे, पहले सीखेंगे, समझेंगे, फिर पढ़ेंगे। ये हमारा रूल है, ये हमारी आदत है। भले ही वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन भाई लाइन बाय लाइन रीडिंग करवाऊंगा, तभी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। केवल समझना नहीं है, समझने के साथ हमको पढ़ना भी है भैया। बहुत सारे टीचर्स जो है छोड़ो, मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। आओ, तो बात करते हैं बच्चों हाउस होल्ड की और फर्म्स की, ठीक है। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है बच्चों फर्म सेक्टर। अब पहले जरा मेरी बात सुनो, हम ऐसा मान रहे हैं, अच्छा ये बात बताओ, ये आपको पता होगा प्रोडक्शन के होते हैं 4 फैक्टर, कि प्रोडक्शन करने के लिए ना 4 चीज चाहिए होती है। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कि अगर अपने को प्रोडक्शन करना है, एक तो जमीन चाहिए लैंड, दूसरा लेबर चाहिए, लेबर बोले तो जो काम करेगा, तीसरा कैपिटल चाहिए, भाई सब पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, मशीनें चाहिए, और चौथा एंटरप्रेन्योर, जिसका सारा दिमाग लगेगा, जो इन सबको अरेंज करेगा। तो ऐसा मैं मान रहा हूं कि प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि एक हाउस होल्ड के पास ये चारों चीजें हैं। इन चारों का मालिक कौन है? हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड इन चारों का मालिक है, लेकिन हाउस होल्ड बोलता है कि भाई साहब मेरे पास लैंड है, लेबर है, एंटरप्रेन्योर है, कैपिटल है, लेकिन भाई मेरे बस की नहीं है प्रोडक्शन करना, इतनी हिम्मत नहीं है मेरी, मैं इन सब का मालिक हूं, मेरे पास जमीन भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, पैसा भी है, और जो काम करेगा वो बंदा भी है, लेकिन मेरे बस की काम करना नहीं है। तो हाउस होल्ड बोलेगा फर्म को, एक काम करो, तुम मुझसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लेके जाओ और तुम प्रोडक्शन करो। मेरे बस की नहीं है प्रोडक्शन करना, भाई मैं आराम करूंगा, मैं कंज्यूमर हूं भाई, मैं सब ठूसूंगा। तो हाउस होल्ड वाला क्या करता है, इसके पास जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं, हाउस होल्ड वाला इस फर्म को इनको ट्रांसफर कर देता है। इस चारों चीज को बच्चों बोलते हैं फैक्टर सर्विस। तो हाउस होल्ड क्या करता है जी? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विस का मतलब है हाउस होल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बेटा कैपिटल को शो करते कैसे? तो ये हाउस होल्ड 4 चीजें फर्म को प्रोवाइड करेगा। अब फर्म बोलेगा भाई साहब अपने पास तो लैंड आ गया, लेबर आ गया, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अब अपन लोग प्रोडक्शन करेंगे। अब फर्म क्या करेगा? इन चारों चीजों से प्रोडक्शन करेगा। इन चारों चीजों से फर्म क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विस का। लेकिन प्रोडक्शन करने के साथ साथ इन चारों का मालिक कौन था? हाउस होल्ड। लेबर का मालिक कौन है? हाउस होल्ड। लैंड का मालिक कौन है? हाउस होल्ड। कैपिटल का मालिक कौन है? हाउस होल्ड। और एंटरप्रेन्योर का मालिक कौन है? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड क्या बोलेगा फर्म से? अबे भाई तेरे को मैंने अपने 4 चीजें दी, तू मेरे को बदले में इनका पैसा तो दे। तो फर्म बोलेगा हाँ ये बात तो ठीक है भाई, इन चारों के मालिक तुम हो, तुमने मेरे को यूज करने को दिया तो मेरे को उसको पैसे देने को बनता है ना। तो फर्म सेक्टर क्या करेगा? हाउस होल्ड को बदले में इन चारों चीजों का पैसा देगा। तो फर्म सेक्टर क्या करेगा?
फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को बदले में इन चारों चीज का पैसा देगा। इसको बच्चों बोला जाएगा फैक्टर पेमेंट। फैक्टर सर्विस के बदले जो पेमेंट करी इसको बच्चों क्या बोलेंगे जी, इसको बोला जाएगा फैक्टर पेमेंट। जैसे कि हाउस होल्ड ने जमीन दी तो हाउस होल्ड क्या बोलेगा, भाई देख मैंने जमीन दी तो मेरे को उसके बदले काम कर, रेंट प्रोवाइड कर, तो रेंट का जाएगा पैसा। क्या बोलेगा, भाई लेबर दिया तो लेबर के मेरे को वेजेस दे, तो इसकी पेमेंट जाएगी। भाई मैंने कैपिटल दिया तो भाई मेरे को उस पर इंटरेस्ट दे। कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, याद रखना। भाई मैंने एंटरप्रेन्योर दिया, भाई उसने सारा दिमाग लगाया, एक काम कर उसने उसका प्रॉफिट दे। तो क्या होगा बच्चों, ये जो चारों सेक्टर है तो लैंड के बदले रेंट जाएगा, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर जिसने सारा दिमाग लगाया उसको उसकी क्या मिलेगा, मेहनत का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारा का सारा पैसा कहां जाएगा, हाउस होल्ड के पास। तो दो स्टेप हुए। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विस दी और फर्म ने बदले में उस चीज की पेमेंट करी। अब हाउस होल्ड के पास आ गया पैसा, क्योंकि इसको पैसा मिला, और फर्म के पास आ गई गुड्स एंड सर्विस, बिकॉज फर्म ने इन चारों से मिलकर क्या किया, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया। अब हाउस होल्ड बोलता है भाई मैं तो कंज्यूम करने वाला हूं, अब मेरे को तो गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करने को चाहिए। तो हाउस होल्ड फर्म को बोलेगा, अरे फर्म तूने गुड्स एंड सर्विस बनाई थी ना यार, मुझे गुड्स एंड सर्विस दे, मुझे कंज्यूम करना है। बिकॉज हाउस होल्ड का काम क्या है, कंजम्पशन करना। तो फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया, हाउस होल्ड जो है उन्हें कंज्यूम करेगा। तो हाउस होल्ड बोलेगा, फर्म तुमने जो गुड्स एंड सर्विस बनाई थी, मुझे उसको कंज्यूम करना है, तो लाओ मुझे गुड्स एंड सर्विस बेचो। तो फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विस बनाई थी वो हाउस होल्ड को जो है गुड्स एंड सर्विस बेचेगा। हाउस होल्ड को जो क्या करेगा, वो गुड्स एंड सर्विस बेचेगा। और फर्म बोलेगा, भाई मैंने गुड्स एंड सर्विस बेची, अब एक काम करो उसके बदले मेरे को पेमेंट करो, और हाउस होल्ड सेक्टर जो है बदले में पेमेंट कर देगा। तो कुछ इस प्रकार का जो है इनके बीच पैसा घूमता है कि सबसे पहला स्टेप हाउस होल्ड अपनी सर्विस देगा और सर्विस के बदले क्या लेगा, पैसा। अब हाउस होल्ड के पास आ गया पैसा, और जो फर्म सेक्टर था, फर्म के पास आ गई गुड्स एंड सर्विस, बिकॉज इसने बनाई। अब हाउस होल्ड क्या बोलेगा, जो तुमने गुड्स एंड सर्विस बनाई वो मेरे को बेचो और उसके बदले में तुमको पेमेंट करूंगा, और इसी प्रकार से पैसा घूमता रहेगा। तो थर्ड स्टेप था गुड्स एंड सर्विस, फर्म ने हाउस होल्ड को दी और हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विस के बदले में पेमेंट किया। आधे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, भैया हाउस होल्ड ने अपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिए थे तो पेमेंट क्यों कर रहा है, वो तो ऐसे ही गुड्स मांग ले। अबे भाई उसके बदले उसको पैसा मिल तो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले पैसा मिल तो गया, तो गुड्स एंड सर्विस के लिए अब उसको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी ना। तो दो सेक्टर में कुछ इस प्रकार से पैसा घूमता है। समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया, ठीक है। अब आप थोड़ी और एक्स्ट्रा और एडवांस बात जानो बेटा। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम कभी कभी ऐसा भी पढ़ते हैं कि दो सेक्टर्स के अलावा, फर्म और हाउस होल्ड के अलावा, हम ऐसा मानते हैं कि देश में फाइनेंशियल मार्केट भी है। फाइनेंशियल मार्केट का बच्चों यहां मतलब मान लो बैंक से है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या, मान लो बैंक से है। हम ऐसा मान रहे हैं कि हाउस होल्ड और फर्म के अलावा देश के अंदर बैंक भी है। अब तो उस बैंक से क्या काम, इस बैंक से ये होगा कि हाउस होल्ड के पास जो पैसा आएगा वो हो सकता है थोड़ा पैसा बैंक में सेव कर दे, और क्या पता हाउस होल्ड को नीड पड़े तो वो कुछ पैसा बैंक से लोन भी ले ले। तो जब देश में क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट, तो उस केस में हाउस होल्ड अपना कुछ पैसा इस मार्केट में मतलब बैंक्स में सेव भी कर सकता है और नीड पड़ने पर बैंक से लोन भी ले सकता है। इसी प्रकार फर्म भी, अगर फर्म के पास कुछ पैसा है तो फर्म अपने पैसे को बैंक में सेव कर सकती है और नीड पड़ने पर फर्म जो है इस बैंक से लोन भी ले सकती है। तो फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है, लोन देना और लोगों के पैसे को सेव करना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, आप जानते हो बैंक का मतलब कि बैंक जमा स्वीकार करता है, डिपॉजिट पैसों को एक्सेप्ट करता है और नीड पड़ने पर लोन भी प्रोवाइड करता है। तो दो सेक्टर में यहां पे हमने क्या माना, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, कोई फर्म सेक्टर, केवल दो सेक्टर है। तो दो सेक्टर में कुछ इस तरीके से जो है बच्चों पैसे का, इनकम का फ्लो
होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम इसी प्रकार इनके बीच घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, राउंड एंड राउंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा एक बात समझ लेना, एक बात समझ लेना कि इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम बनता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने अपने नोट्स किसी बच्चों को बेचे, तो मैंने नोट्स बेचे तो उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने नोट्स खरीदे, तो उसके लिए खर्चा है ना, बिकॉज उसने नोट्स खरीदे तो वो खर्चा कर रहा है नोट्स पे, तो उसके लिए खर्चा है। लेकिन वही अमाउंट मेरे लिए क्या है, इनकम, बिकॉज मेरे को नोट्स का पैसा मिला। इकोनॉमी में एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे व्यक्ति की इनकम बनता है। इसी प्रकार यहां पे हो रहा है, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर फर्म की इनकम है। हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विस पे खर्च किया, तो हाउस होल्ड के लिए जो पेमेंट है एक्सपेंडिचर है, लेकिन फर्म के लिए जो पेमेंट है वो फर्म की इनकम है। ऐसे ही जब हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट मिली, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जब इन सब का पैसा मिला तो हाउस होल्ड के लिए वो पैसा क्या है, इनकम, भाई पैसा आ रहा है। लेकिन फर्म के लिए जब फर्म ने पेमेंट करी तो फर्म के लिए वो पैसा क्या था, खर्चा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो इसी प्रकार इन सेक्टर्स में होता रहता है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम और इसका खर्चा इसकी इनकम, और इसी प्रकार से ये इनकम और एक्सपेंडिचर पूरे इकोनॉमी में इन दो सेक्टर में घूमता रहेगा, और इसी को बच्चों बोलेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम को नोट कर सकते हैं। चलिए अब एक बार अपन लोग इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये डायग्राम जो मैंने बताया बेटा वही सेम डायग्राम यहां बना हुआ है जैसा आपको मैंने बताया, ठीक है। अब जरा सुनो, तो ये एक आपको पता है टू सेक्टर इकोनॉमी को अपन लोग प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी भी कहते हैं। तो प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी का मॉडल है। यहां पे हमने कुछ एजम्पशन मान रखी है। एजम्पशन क्या, सबसे पहली एजम्पशन यहां पे केवल दो सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक फर्म सेक्टर है। दूसरी एजम्पशन हमने क्या माना, जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स है, प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सब का ओनर कौन है जी, हाउस होल्ड उन सब का मान लो मालिक है। थर्ड एजम्पशन हमने क्या मानी, जो फर्म सेक्टर है इन फैक्टर सर्विस को, इट मींस लैंड, लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को हायर, किराए पर लेकर से हाउस होल्ड से प्रोडक्शन करने के लिए कि भाई अपनी जमीन, लेबर, कैपिटल मुझे किराए पे दो। हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो भी पैसा आएगा किराए पे देके हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किराए पे दिया, और उसके पास जो भी पैसा आएगा हम ऐसा मान रहे हैं वो सारा का सारा एंटायर इनकम, सारी की सारी इनकम अपनी कंजम्पशन पे खर्च कर देगा। इसीलिए मैंने बोला था कि फाइनेंशियल मार्केट वाला पॉइंट लास्ट में, कि अगर मान लो पैसा बचाया तो कुछ पैसा सेव कर सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट है ही नहीं, लेकिन किन्हीं किन्हीं बुक्स में आपको फाइनेंशियल मार्केट देखने को मिलेगी। तो अगर वहां पे देखने को मिले तो उसको भी मैंने समझा दिया। फाइनेंशियल मार्केट हो भी सकती है किन्हीं किन्हीं बुक्स में और नहीं भी। जनरली दो सेक्टर में फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती। क्यों? बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का होना आवश्यक है, और टू सेक्टर में गवर्नमेंट नहीं होती। जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो फाइनेंशियल मार्केट भी नहीं होगी। बट हमने यहां पे पढ़ लिया बिकॉज किन्हीं किन्हीं बुक्स में आपको देखने को ही मिल जाएगा। तो क्या मान रहे हैं, जितना भी पैसा आएगा वो सारा कंजम्पशन पे खर्च किया जाएगा। फर्म सेक्टर क्या करेगी, जितना भी फर्म सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विस को बनाया वो सारा का सारा ऑल सब सेल कैसे करेगी, हाउस होल्ड सेक्टर को। और हम क्या मान रहे हैं, यहां पे फॉरेन सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी इंटरफेयर नहीं हो रहा। ये कुछ एजम्पशन थी। उसके बाद अब देखते हैं वर्किंग ऑफ दिस मॉडल, ये इकोनॉमी वर्क कैसे करता है। तो बोलता है सभी के सभी प्रोडक्शन के फैक्टर के मालिक कौन होते हैं, हाउस होल्ड। इसलिए फर्म सेक्टर को हाउस होल्ड से इन सब चीजों को जो है हायर करना पड़ता है, इन सब चीजों को जो है हाउस होल्ड से किराए पर लेना पड़ता है गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए। जिसकी वजह से जब फर्म इन सबको किराए पे लेगी, फैक्टर सर्विस को हाउस होल्ड से, तो फर्म क्या करेगी, पेमेंट करेगी किसको, हाउस होल्ड को, कि हमने जमीन ली, जमीन के बदले रेंट ले लो, हमने आपसे लेबर लिए तो वेजेस लो, कैपिटल लिया इंटरेस्ट लो, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट लो, जिसको क्या बोलेंगे अपन लोग, फैक्टर इनकम। अब ये इनकम जो है हाउस होल्ड सेक्टर यूज करेगा किसके लिए, गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए, जो किसने बनाई थी, फर्म सेक्टर ने।
और बदले में क्या होगा, जो फर्म सेक्टर है गुड्स एंड सर्विस को सेल करेगी, किसको, हाउस होल्ड को, उसकी कंजम्पशन के लिए, और हाउस होल्ड क्या करेगा बदले में, उसकी पेमेंट कैसे करेगा, फर्म सेक्टर को। तो इस प्रकार से ये मॉडल काम करता है। अब यहां पे हाउस होल्ड और फर्म दो तरीके से इंटरेक्ट करते हैं इन द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस। जब गुड्स एंड सर्विस की बात की जाए, जैसे कि देखा जाए तो लैंड, लेबर और कैपिटल अपने आप में क्या है, गुड्स एंड सर्विस। तो मतलब ये गुड्स एंड सर्विस की बात की जाए तो आप देखोगे इस केस में, गुड्स एंड सर्विस वाले केस में, जो फर्म है वो सेलर है और जो हाउस होल्ड है वो बायर है। बिकॉज फर्म बेच रहा है तो फर्म सेलर और हाउस होल्ड बायर। तो बोलता है गुड्स एंड सर्विस वाले केस में जो हाउस होल्ड होते हैं वो होते हैं बायर, और यहां पे फर्म क्या होती है, फर्म होती है सेलर। हाउस होल्ड जो है वो गुड्स एंड सर्विस को बाय करेंगे और फर्म ने जो प्रोड्यूस किया वो उसको सेल करेगी। लेकिन अब उल्टा केस बोले तो इस वाले केस में उल्टा होता है। इस वाले केस में हाउस होल्ड होता है बायर, बिकॉज अब वो बेच रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को, जबकि फर्म होती है, हाउस होल्ड तो सेलर और फर्म होती है बायर। हाउस होल्ड ने बेचा, ये सेलर। देखो ना, इस मार्केट में, गुड्स एंड सर्विस वाली मार्केट में हाउस होल्ड एक बायर था, लेकिन लैंड, लेबर वाली मार्केट में ये सेलर है, माल बेच रहा है। और फर्म वाले केस में, गुड्स एंड सर्विस के अंदर फर्म थी सेलर, ये माल बेच रही है, लेकिन इस केस में फर्म है बायर, बिकॉज ये माल खरीद रही है। तो एक टाइम पर एक व्यक्ति बायर और दूसरा व्यक्ति सेलर हो सकता है। तो ये बोल रहा है, अगर फैक्टर्स वाली, प्रोडक्शन के फैक्टर वाली मार्केट की बात करें, लैंड, लेबर की बात करें, तो यहां पे हाउस होल्ड होते हैं सेलर और फर्म होती है बायर। हाउस होल्ड जो है इनपुट्स को प्रोवाइड करेगी इसके लिए फर्म को, ताकि फर्म उनसे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर सके। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में जब पेपर में आए तो आपको डायग्राम भी बनाना है ये, और एजम्पशन भी लिखनी है, और ये सारा आपको लिख के आना है, तब जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे। बताओ, इतना क्लियर है? अरे भाई, मेरे ख्याल से टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल तो क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। ठीक है भाई साहब, तो अगली क्लास में अपन लोग जो है ना भाई साहब थ्री सेक्टर वाला पढ़ेंगे। लेकिन सुनो, थ्री सेक्टर वाला पढ़ोगे ना तो टू सेक्टर वाला आना चाहिए। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, ऐसे रिवाइज कर लेना कि भाई साहब सोते सोते बोलो। ठीक है, ओके। तो भैया अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थ्री सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बेटा। ऐसे ही पढ़ते रहो, अच्छे अच्छे नंबर लेके आने हैं। ठीक है, चलिए बेटा, बाय बाय।